हम बच्चों अपनी एनसीईआरटी का नेक्स्ट चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन इसके बारे में समझने जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 है। 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर बच्चों हम सेल कैसे डिवाइड करती है उसके बारे में सीखेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में बच्चों इससे हर साल मिनिमम एक क्वेश्चन तो आता ही है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है, आप जानते हैं ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन मिनिमम एक क्वेश्चन आता ही है और कई बार तो दो क्वेश्चन भी यहाँ से देखे जाते हैं और बहुत आसान है। बस एक बार आपको इसकी सीक्वेंस समझ में आ जाए कि सेल डिवीजन के टाइम पर क्या क्या सीक्वेंस फॉलो की जाती है। क्लियर? सेल डिवीजन वर्ड से समझ में आता है कि जहां पर एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन करना है। जैसे हमारे पास ये एक सेल है, अब ये सेल ऐसे सिक्वेंशली डिवाइड होती है और फाइनली बच्चों जाकर ऐसे टू सेल का फॉर्मेशन कर देती है। तो एक से ऐसी दो सेल का बनाना, यही बच्चों सेल डिवीजन है। इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? सेल डिवीजन की अगर हम बात करें, मान लीजिए बच्चों ये एक सेल है, अगर हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये सेल ग्रोथ करती है। ग्रोथ मतलब अपनी साइज को बढ़ाती है। इसकी साइज ऐसे कुछ इंक्रीज होगी। साइज इंक्रीज होने के बाद इसमें बच्चों डिवीजन होगा और डिवीजन के बाद फाइनली ऐसे यहां पर 1 से 2 सेल का बनना और एक से ऐसी 2 सेल का बनना, यही बच्चों सेल डिवीजन कहलाता है। अब बात आती है सेल डिवीजन क्यों जरूरी है, क्यों सेल डिवाइड करना इंपॉर्टेंट है। सेल का डिवीजन कई रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट होता है। जैसे बच्चों हम अगर अपनी बात करें तो हम सबकी लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुई है, जिसको हम कहते हैं जाइगोट। जाइगोट में एक सिंगल सेल थी, लेकिन आज के टाइम पर हमारी बॉडी में देखा जाए तो बिलियंस ऑफ सेल है। आज हमारे अंदर बिलियंस ऑफ सेल है। क्वेश्चन यही आता है कि उस एक सिंगल सेल से आज हमारे अंदर ये बिलियंस ऑफ सेल कैसे आ गई, कैसे ये सेल्स आ गई। तो उस क्वेश्चन का सिंपल सा जवाब सेल डिवीजन ही है। मतलब उस एक सिंगल सेल में डिवीजन हुआ, 1 से 2 बनी, 2 से 4, 4 से 8, 16 एंड इस तरह से कंटिन्यू डिवीजन होता गया और आज के टाइम पर हमारे अंदर बिलियंस ऑफ सेल आ चुकी है। तो सेल डिवीजन क्यों जरूरी है? ताकि हमारी ग्रोथ हो सके, हमारे अंदर सेल के नंबर को बढ़ाया जा सके। अच्छा, अगर मान लीजिए अपनी बॉडी में कहीं पर चोट लग जाए, मान लीजिए कहीं पर चोट लग गई तो यहां का कुछ पार्ट हट गया। अब कुछ पार्ट हट गया तो वहां पर नई सेल तो बनानी पड़ेगी। तो नई सेल बनाने के लिए सेल डिवीजन का होना बहुत जरूरी है। हम बच्चों अपने हेयर को कट कर देते हैं, फिर डिवाइड करने मतलब फिर वही ग्रो करने लग जाते हैं, सेल डिवीजन की वजह से होता है। हम अपने नेल्स को कट करते फिर बड़े हो जाते हैं, सेल डिवीजन की वजह से होता है। तो सेल डिवीजन कई रिस्पेक्ट में जरूरी है। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल भी आप जानते हैं, हम सबके अंदर जो आरबीसी है 120 डेज में डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो अपनी बॉडी में नई आरबीसी भी तो बनती होगी। तो नई आरबीसी बनाने के लिए यही डिवीजन काम आता है। तो डिवीजन का कई रिस्पेक्ट में हमारे अंदर रोल होता है। डिवीजन के कई रोल है, जैसे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में, चोट को फिल करने में, नई सेल्स को डेवलप करने में, ऐसे कई रोल होते हैं। अच्छा, इसी तरह से डिवीजन गैमिट फॉर्मेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो गैमिट्स बनते हैं वो भी सेल डिवीजन की वजह से ही बनते हैं और यही गैमिट फिर अगली जनरेशन ले आते हैं। तो डिवीजन का होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल डिवीजन को अगर हम डिवाइड करें तो सेल डिवीजन बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक होता है बच्चों माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। ये 2 टाइप के हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। एक डिवीजन और हम पढ़ते हैं एमाइटोसिस। एमाइटोसिस को हम यहां पर इतना कवर नहीं करते, हां, लेकिन इसकी कुछ बातें आपको समझा दी जाएगी। अभी बस इतना ध्यान रखो, हमें मेन 2 डिवीजन पढ़ने हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस बच्चों इसको इक्वेशनल डिवीजन के नाम से जानते हैं और मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, माइटोसिस में होता क्या है? यह बच्चों एक 2n डिप्लॉइड सेल है। इस डिप्लॉइड सेल में जब माइटोसिस हुआ तो रिजल्ट में ऐसी सेल्स बनी और इन सेल्स में आप देखोगे यहां भी 2n कंडीशन, यहां भी 2n, मतलब क्रोमोसोम नंबर आप देखोगे तो सेम रहेंगे। सिखाने के लिए यहां मैंने क्रोमोसोम नंबर, यहां सिखाने के लिए क्रोमोसोम नंबर ऐसे बच्चों 46 लिखा, तो यहां पर भी तो 46 ही होंगे। जिस सेल में डिवीजन होता है इसको कहते हैं मदर सेल और ये हो गई डॉटर सेल। मदर सेल में भी 46 क्रोमोसोम, डॉटर में भी 46। तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहे, इक्वल रहे, तो इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन या माइटोसिस कहा जाता है। तो माइटोसिस की खास बात, क्रोमोसोम नंबर इसमें सेम रहते हैं, इक्वल रहते हैं, इसीलिए हम इसको इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस कह देते हैं। अच्छा, माइटोसिस बच्चों ऐसे डिप्लॉइड सेल में होता है। क्लियर? अगर हम बात करें हैप्लॉइड सेल, ये बच्चों मेरे पास एक एन सेल है और मैं कहूं इसे माइटोसिस से डिवाइड करो, क्या डिवीजन डिवाइड कर सकती है?
यस कर सकती है। अच्छा, यहां जब माइटोसिस होगा तो यहां पर वापस एन से ऐसे एन का फॉर्मेशन हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है। तो माइटोसिस डिप्लॉइड सेल में भी हो सकता है, हैप्लॉइड सेल में भी हो सकता है, ट्रिप्लॉइड सेल में भी हो सकता है। हर तरह की प्लॉइडी वाली सेल में माइटोसिस देखा जा सकता है, चाहे वो हैप्लॉइड हो, डिप्लॉइड हो, ट्रिप्लॉइड हो, टेट्राप्लॉइड हो, हर तरह की सेल में माइटोसिस हो सकता है। मियोसिस की बात करें, मियोसिस बच्चों एक रिडक्शनल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। आपको समझाने के लिए एक डिप्लॉइड सेल है, इसमें जब मियोसिस हुआ तो ऐसे बच्चों यहां पर पूरे मियोसिस के बाद फाइनली ऐसी 4 सेल्स बनती है। जब हम मियोसिस पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि एक मियोसिस से फाइनली ऐसी 4 सेल बनती है। अच्छा, ये तो डिप्लॉइड सेल है, लेकिन मियोसिस के बाद रिजल्ट में हैप्लॉइड सेल बन जाती है। मतलब यहां अगर क्रोमोसोम 46 है तो यहां पर आकर क्रोमोसोम 23 हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो क्रोमोसोम का हाफ होना यह सब मियोसिस की वजह से होता है। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये 2n से n होना एक तरह का मियोसिस है। अब जो आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, ये n सेल दी और मैंने कहा इसमें मियोसिस करो। मियोसिस का मतलब आधा करो, तो जब आप इसको हाफ करोगे मतलब यहां n/2 हो जाएगा, जबकि हम जानते हैं n/2 जैसी कोई चीज होती नहीं है। इसका मतलब मियोसिस कभी भी इस n सेल के अंदर नहीं होता है। 2n के अंदर तो होगा लेकिन n के अंदर नहीं होता है। इसी तरह से ये 3n के अंदर नहीं होगा लेकिन 4n के अंदर होगा। इवन नंबर की जो प्लॉइडी होगी, इवन नंबर की प्लॉइडी के अंदर मियोसिस होता है। अच्छा, ओड नंबर की अगर प्लॉइडी है जैसे n 3n, इसके अंदर मियोसिस नहीं होता। तो क्या सीखा हमने, माइटोसिस तो हर तरह की प्लॉइडी में होता है, चाहे इवन हो चाहे ओड हो, लेकिन मियोसिस हमेशा इवन नंबर की प्लॉइडी में होता है। अच्छा, मियोसिस से फाइनली क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं तो एक तरह से ये फाइनली गैमिट का फॉर्मेशन करती है। यानी मियोसिस जनरल वे में हम सीखे तो ह्यूमन में या हायर प्लांट्स के अंदर मियोसिस तब चलता है जब गैमिट्स का फॉर्मेशन करना है। तो गैमिट्स बनाने के लिए मियोसिस, बाकी ज्यादातर काम करने के लिए माइटोसिस ही होता है। जैसे मैं अब आपसे ऐसे पूछूं, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करनी है, माइटोसिस, चोट को भरना है, माइटोसिस, नई आरबीसी बनाना है, माइटोसिस, तो इन सारे काम के लिए माइटोसिस होता है। हां, गैमिट बनाने की जरूरत पड़ी तो मियोसिस। तो कहां माइटोसिस काम आया, कहां मियोसिस काम आया, एक जनरल वे में मैं आपको यह बात समझा रहा हूं। आपकी एनसीईआरटी बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछती है, ऐसा कोई एनिमल बताइए जिसकी हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस हुआ हो। ऐसा कोई एनिमल जो हैप्लॉइड है, आपकी जान पहचान का है क्या कोई ऐसा? हां, एक एनिमल का नाम हमने सीखा था, ड्रोन। ड्रोन जानते हो बच्चों? ड्रोन मेल हनीबी, मेल हनीबी की बॉडी हैप्लॉइड होती है और उसमें सारा काम माइटोसिस से ही होता है। इवन वहां गैमिट बनना भी माइटोसिस से ही होता है। तो ध्यान रखना, मेल हनीबी ड्रोन में सारा काम माइटोसिस से होता है। तो एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि ऐसे एनिमल का नाम बताइए जिसकी हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस हो, तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप दे सकते हैं ड्रोन या मेल हनीबी। तो ये ध्यान रखना, माइटोसिस हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों तरह की सेल में ऑब्जर्व किया जाता है। क्लियर? तो कहां माइटोसिस हुआ, कहां मियोसिस हुआ, किसके क्या सिग्निफिकेंस, एक बेसिक बात हमने यहां समझी है। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इस सेल में ऐसा क्या होता होगा, मतलब इस सेल को ऐसा क्या लगता होगा कि मुझे अब डिवाइड कर लेना चाहिए। मतलब सेल को कुछ तो फील होता होगा कि अब तो डिवाइड करना ही बेस्ट है। तो सेल में ऐसा क्या होता होगा कि डिवीजन करना पड़े, मतलब माइटोसिस मियोसिस के रीजन क्या है, क्यों ये होते हैं, उसके कोज क्या है, वो हम समझे। तो अगला पॉइंट हम यही लेते हैं, कॉजेज ऑफ माइटोसिस या कॉजेज ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्यों होता है? सेल डिवीजन को समझाने के लिए आपके मॉड्यूल में 2 थ्योरी दी गई है। उसमें एक दी गई है कर्ण प्लाज्म थ्योरी और दूसरी दी गई है सरफेस वॉल्यूम रेशियो। मैं आपको यहां पर पहली थ्योरी कर्ण प्लाज्म थ्योरी समझाता हूं। अच्छा, ये जो थ्योरी है काफी पुरानी थ्योरी है, लेकिन कई बार इनसे क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए इनको एक वे में हम समझ लेते हैं। कर्ण प्लाज्म थ्योरी, कर्ण प्लाज्म थ्योरी हर्ट्विग साइंटिस्ट ने इसके बारे में समझाया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक खास बात यह थी कि अगर यहां सेल का डिवीजन होगा या नहीं होगा, यह सब KI की वजह से होता है। KI मतलब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की वजह से ही सेल डिवाइड करता है। मतलब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक के वॉल्यूम का रेशियो, और जब ये वॉल्यूम का रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब KI जब डिस्टर्ब हो जाता है तभी सेल डिवाइड करती है। इस बात को हम अभी आप समझेंगे। भी आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर KI बनाया। KI क्या होता है? VN अपॉन VC माइनस VN। अच्छा, ये VC जो है
ये समझाने के लिए मैंने यहां पर दे दिया सेल। सेल में से न्यूक्लियस को माइनस कर दिया, क्या बचा? साइटोप्लाज्म। तो ऐसा मैं लिख सकता हूं Vn मतलब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और Vc माइनस Vn मतलब वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। और ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम का जो रेशियो बना है, यही बच्चों एक तरह से बन गया Ki। Ki मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम का रेशियो Ki होता है। ये ध्यान रखना, ये पूरा मिला के साइटोप्लाज्म है, तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम के रेशियो को हम Ki नाम दे देते हैं। क्लियर? अब इसको मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं। आपको समझाने के लिए मैंने छोटी सेल बनाई और यहां समझाने के लिए लार्ज सेल बनाई। अब ये जो छोटी सेल थी, इस छोटी सेल का हमने वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस सिखाने के लिए Vn मतलब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 10 ले लिया, और ये C यहां पर इंडिकेट कर रहा है सिखाने के लिए साइटोप्लाज्म। यहां वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म 20 दे दिया। अच्छा, यहां ये लार्जर सेल है। जब बच्चों सेल की ग्रोथ होती है, मतलब ये स्मॉल से जब लार्ज बनी होगी, जब सेल की ग्रोथ होती है तो जनरली न्यूक्लियस की जो साइज होती है लगभग कांस्टेंट ही रहती है। मतलब जितना न्यूक्लियस यहां है ये यहीं रहेगा, या थोड़ा बहुत माइन्यूट चेंज हो सकता है। अगर मैं सिखाने के लेता हूं यहां वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 10, तो यहां भी 10 ही ले लिया सिखाने के लिए, और यहां साइटोप्लाज्म इंक्रीज होकर 40 हो गया। अब यहां पर आप ध्यान से देखोगे, यहां बच्चों साइटोप्लाज्म इतना सा है और यहां साइटोप्लाज्म हो गया ज्यादा, यानी जब सेल की ग्रोथ होती है तो साइटोप्लाज्म बहुत बढ़ जाता है, और साइटोप्लाज्म ज्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि ये न्यूक्लियस इस सेल को प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाता, और जब प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए बच्चों इस लार्जर सेल को डिवाइड करके ऐसी छोटी सेल का फॉर्मेशन कर देते हैं। अच्छा, छोटी सेल बना लेने से फायदा क्या होता है? छोटी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म कम होता है, और साइटोप्लाज्म कम होगा तो कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। यानी यहां का कंसेप्ट यही कहता है कि सेल को कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस करता है। जब सेल छोटी है आसानी से कंट्रोल हो जाती है, डिवीजन की जरूरत नहीं है। लेकिन जब सेल की ग्रोथ होती है, यह साइटोप्लाज्म बहुत बढ़ जाता है, और साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है, न्यूक्लियस इसको प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाता, फाइनली सेल को मजबूरी वाइज डिवाइड करना पड़ता है। तो आप बताओ डिवीजन की जरूरत किस में पड़ रही है, स्मॉल या लार्जर? यस, लार्जर सेल को डिवाइड करने की जरूरत पड़ती है। हम बच्चों इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहां न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में एक बैलेंस था, लेकिन ग्रोथ के टाइम पर साइटोप्लाज्म ज्यादा बढ़ गया, तो इन दोनों में जो बैलेंस था वो डिस्टर्ब हो गया, और वही डिस्टर्बेंस की वजह से डिवीजन हुआ। और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का यही रेशियो कहलाता है Ki। अगर हम यहां पर Ki की बात के रिस्पेक्ट में इसको समझे, अगर बच्चों हम Ki की बात करें, बहुत ध्यान समझिएगा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस यहां पर है 10, ये 10, साइटोप्लाज्म में 20, Ki निकाले तो आ गया 0.5, या और अच्छे से लिखूं 0.50, ये 0.50 इसका Ki है। ग्रोथ के टाइम पर यहां पर वही Vn तो रहेगा 10 और ये हो गया 40, और Ki निकाला जाए तो 0.25। अब सोच समझ के होता ना, इस सेल का Ki था 50, 0.50, लेकिन लार्जर सेल का Ki आ गया 0.25। तो एक बात आप मुझे बताओ, जैसे जैसे सेल की ग्रोथ होती जाती है Ki बढ़ता जाता है या कम होता जाता है? आप बताइए। हां, जैसे जैसे सेल की ग्रोथ हुई, आप देखो ये 0.50 से 0.25 हो गया, कम हो गया, मतलब Ki कम होता जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे सेल की ग्रोथ होगी Ki कम होगा, और जिस सेल का Ki कम होता है वही तो डिवाइड होती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमने निकाला, कौन सी सेल डिवाइड होगी? जिसका Ki वेरी गुड कम होता है। तो जिस सेल का Ki कम होने लग गया, समझ जाओ उसको डिवाइड होने की जरूरत पड़ गई है। तो यह बात आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। हमने एक ही बात को घुमा फिरा के कई तरीके समझ लिया। वो सेल डिवाइड होगी जो लार्ज है, या वो सेल डिवाइड होगी जिसमें न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, या वो सेल डिवाइड होगी जिसका Ki कम है। बात एक ही है, बस उसको घुमा फिरा के हम अलग अलग तरीके से बोलते जा रहे हैं। आप तो बस इतना ध्यान रखो, जिस सेल का Ki कम हुआ समझ जाना उसका डिवीजन होगा। अरे बात समझ में बच्चों? तो यह बात हमने यहां पर समझी है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम नोट भी कर लेते हैं, Ki ऑफ स्मॉल सेल इज हाई, छोटी सेल का Ki हाई होता है, अच्छा, एज कंपेयर टू लार्जर सेल। हमने बच्चों जो कर्णप्लाज्म थ्योरी समझी है, इस कर्णप्लाज्म थ्योरी में हमने ये तो समझ लिया कि वो सेल डिवाइड होती है जिसका Ki कम होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जिन सेल का Ki ज्यादा होता है, Ki ज्यादा होती है, वो भी डिवाइड कर सकती है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है।
हाँ, मेन तो यही देखा जाता है कि जो सेल KI कम रखेगी वो डिवाइड करेगी, लेकिन समटाइम ऐसा देखा गया है कि जो सेल KI ज्यादा रखती है वो भी डिवाइड हो जाती है। जैसे हम मेरिस्टेमेटिक सेल की बात करें, छोटी सेल है, KI ज्यादा होता है फिर भी डिवाइड कर जाती है। मतलब ये कंसेप्ट पूरी तरह से सही नहीं है, ये एक पुराना कंसेप्ट आप कह सकते हैं। अब इसी कर्णप्लाज्म थ्योरी का एक तरह से कहें मॉडिफाइड फॉर्म आता है, जिसको हम सरफेस वॉल्यूम रेशियो के नाम से जानते हैं। अब बात आती है सेल में सरफेस किसे कहना चाहिए और वॉल्यूम किसे कहना चाहिए। ये बच्चों सेल है, सेल की जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, ये बाउंड्री तो कहलाती है उसकी सरफेस, और अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है उसका वॉल्यूम कहलाता है। ये ध्यान रखना, सरफेस मतलब मेम्ब्रेन, अंदर का जो वॉल्यूम मतलब साइटोप्लाज्म। एक बात आप सभी जानते हैं, सेल को जब भी न्यूट्रिशन की जरूरत होगी तो वो हमेशा ऐसे बाहर से कलेक्ट करेगा, मतलब बाहर से न्यूट्रिशन को ऐसे गेन करेगी, और ये न्यूट्रिशन को ड्रॉ कौन करेगा? सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, मेम्ब्रेन की अगर वैल्यू अच्छी है, मतलब मेम्ब्रेन की अमाउंट ज्यादा है, तो वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन गेन करेगी, और सेल को जब अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा तो अंदर के ऑर्गेनल सारे खुश रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, मतलब डिवीजन की जरूरत नहीं है, डिवीजन की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, सेल को अगर अच्छा सा न्यूट्रिशन मिलेगा तो डिवीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब इसी बात को हम यहां पर डायग्राम से इसको समझते हैं। आपको समझाने के लिए ये बच्चों मैंने एक स्मॉल सेल बनाई है और ये लार्जर सेल है। स्मॉल सेल को एज अ क्यूब की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, इस लार्जर सेल को भी क्यूब की फॉर्म में प्रेजेंट किया। यहां पे बच्चों स्मॉल सेल के अंदर इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट सब मैंने कह दिया 2 to 2 है, और मैंने कहा इसका TSA कैलकुलेट करो। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया। सरफेस मतलब वही मेम्ब्रेन वाली बात है। सरफेस एरिया को अगर काउंट करते हैं तो उसको 6a² से काउंट करेंगे। अब यहां a की वैल्यू 2 है, पुट करते हैं 6, 2 का होल स्क्वायर, सोल्व करते हैं तो यह आ जाता है 24। वॉल्यूम को सोल्व करें, इसका वॉल्यूम a³ मतलब यहां 2 का क्यूब बन गया, और यह टोटल आ गया 8। अच्छा, सरफेस एरिया मतलब ये तो इंडिकेट कर रहा है मेम्ब्रेन को, और वॉल्यूम मतलब साइटोप्लाज्म को। अब सोच समझ के बताना, मेम्ब्रेन तो है 24 और साइटोप्लाज्म है 8। दिमाग लगा के बताओ, छोटी सेल के अंदर मेम्ब्रेनस पार्ट ज्यादा है या साइटोप्लाज्म? हां, मेम्ब्रेनस पार्ट ज्यादा दिख रहा है, तो मेम्ब्रेनस पार्ट ज्यादा है। अगर ये मेम्ब्रेनस पार्ट ज्यादा है, ये पार्ट ज्यादा है, तो ये अच्छे से न्यूट्रिशन गेन करेगी, और न्यूट्रिशन अच्छे से गेन करेगी मतलब इसको डिवाइड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा। लेकिन अगर इस लार्जर सेल को हम समझने के लिए लेते हैं कि इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट सब यहां पर इंक्रीज होकर 8 हो गई, ये 2 के बजाय कितने हो गया? 8 हो गया, मतलब सेल की साइज बड़ी है, तो हमने इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट सब 8 कर दी। और अब मैंने कहा TSA कैलकुलेट करो, मतलब वही 6a², 6 8 का होल स्क्वायर, सोल्व करोगे 384 आ जाएगा। वॉल्यूम की बात करें a³ मतलब 8 का क्यूब, और ये आ जाएगा 512। अब यहां पर आप ध्यान से देखोगे, ये तो हो गया सेल मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म। जब ये सेल स्मॉल से लार्ज हुई, जब सेल की ग्रोथ हुई, स्मॉल से लार्ज हुई, तो सरफेस एरिया यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो ये बच्चों 24 से 384 हुआ। बताओ बच्चों, बढ़ा या घटा? बढ़ाइए, इंक्रीज हुआ है। ये बच्चों यहां 8 से 512 हुआ, तो ये भी तो बढ़ा है, मतलब दोनों ही इंक्रीज हुए। लेकिन दिमाग लगा के बताना, कौन ज्यादा इंक्रीज हुआ? यस, यहां पे बच्चों ये 8 से 512 हो गया, मतलब ये ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो मेरी बात यही है, जब सेल की ग्रोथ होती है दोनों इंक्रीज होते हैं, लेकिन उसका वॉल्यूम, साइटोप्लाज्म ज्यादा इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू मेम्ब्रेन। मतलब यहां मेम्ब्रेन वैल्यू कम है, साइटोप्लाज्म ज्यादा है। तो बड़ी सेल में ये मेम्ब्रेनस पार्ट कम है, और मेम्ब्रेनस पार्ट कम है तो ये न्यूट्रिशन कम गेन करेगी, और न्यूट्रिशन कम गेन करेगी तो अंदर के जो ऑर्गेनल्स है, ER, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी ऑर्गेनल्स है, इन ऑर्गेनल्स में न्यूट्रिशन के लिए लड़ाई झगड़े चालू हो जाएंगे। अच्छा, न्यूट्रिशन की लड़ाई झगड़े चालू हो गए, ER कहेगी न्यूट्रिशन की बारी मेरी है, उधर से माइटोकॉन्ड्रिया चिल्लाएगा कल ही तेरा नंबर था। मतलब ऑर्गेनल्स में आपस में लड़ाई झगड़े चालू हो गए, और जब लड़ाई झगड़े चालू होते एक ही सॉल्यूशन बचता है, बंटवारा। तो यहां पे बच्चों इसका बंटवारा कर दिया जाएगा और 2 छोटी सेल बना ली जाएगी। अब बताओ, छोटी सेल बनाने से क्या फायदा? क्योंकि छोटी सेल में मेम्ब्रेनस पार्ट ज्यादा होता है, तो ये अच्छे से न्यूट्रिशन गेन करेगी, अच्छे से एक तरह से कंट्रोल रहेगी। तो मुझे बताइए, डिवीजन की जरूरत स्मॉल सेल को पड़ी या लार्ज सेल को? हमने जो दोनों कंसेप्ट सीखे, एक ही बात हमारे सामने आई है,
दोनों ही कंसेप्ट में यह कहा गया है कि डिवीजन तो हमेशा लार्ज सेल में ही होगा। हां, दोनों के समझाने का तरीका अलग है। कर्ण प्लाज्मा वालों ने कहा था न्यूक्लियस प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाता, इन्होंने कहा लार्ज सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, बाकी डिवीजन तो लार्ज में ही होना है। तो दोनों ही थ्योरी हमने यही सीखा, डिवीजन लार्ज सेल में होता है। अब ये जो कंसेप्ट हमने अभी तक पढ़े हैं, ये दोनों ही कंसेप्ट पुराने हो चुके हैं, ये पुराने कंसेप्ट हो गए। आज के टाइम पर सेल को डिवाइड करना है या नहीं करना है, ये सब कुछ बच्चों जेनेटिक कंट्रोल होता है। जेनेटिक कंट्रोल होता है। जेनेटिक कंट्रोल मतलब डीएनए के हाथ में है। डीएनए से बच्चों आरएनए बनता है, प्रोटीन्स बनते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा 2 मेन प्रोटीन्स होते हैं, सीडीके और साइक्लिन, और वही सीडीके साइक्लिन प्रोटीन मिलकर डिसाइड करवाते हैं कि किस सेल को डिवाइड करना है या नहीं करना है। जैसे बच्चों ये सेल है, इस सेल के अंदर अगर सीडीके और साइक्लिन प्रोटीन बन गए तो ये डिवाइड कर जाएगी। इस सेल के अंदर सीडीके साइक्लिन नहीं बने तो चाहे बड़ी छोटी फर्क नहीं पड़ेगा, सीडीके साइक्लिन नहीं बने डिवाइड नहीं करेगी। तो आज का जो कंसेप्ट है वो बस इतना कहता है सीडीके साइक्लिन बन जाए तो डिवाइड करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ये मॉडर्न कंसेप्ट है। इसमें बच्चों आपको कैसे ये कंट्रोल करते हैं आगे इसको समझाया भी जाएगा। अभी जो बातें आपको यहां समझाई क्लियर हुई अच्छे से? तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा सेल जो होती है बाहर से आउटसाइड से मेम्ब्रेन के थ्रू न्यूट्रिशन गेन करती है। जब सेल की साइज इंक्रीज होती है तो वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और इसी वजह से एक स्टेज ऐसी आती है कि वहां पर उसको डिवीजन की जरूरत पड़ती है। ये जो दोनों कंसेप्ट मैंने आपको समझाए, बस ये कंसेप्ट में यही बातें आप ध्यान रखिए। सेल साइकिल के बारे में अब बच्चों हम समझने जा रहे हैं। सेल साइकिल में जब ये कोई सेल डिवाइड करती है तो सबसे पहले इसकी ग्रोथ होती है। उस ग्रोथ वाले पार्ट को हम कह देते हैं इंटरफेस। इंटरफेस के बाद अगर हम देखें तो सेल की साइज ऐसे बड़ी हो जाती है। अच्छा, अभी आप देखोगे सेल में आपको 1 ही न्यूक्लियस दिख रहा होगा। जब यहां पर सेल में ग्रोथ हो चुकी होगी, डिवीजन की सारी प्रिपरेशन हो चुकी होगी, फाइनली बच्चों अब इसके अंदर पहले न्यूक्लियस का डिवीजन किया जाता है। और न्यूक्लियस के इस डिवीजन को नाम आप सभी जानते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो न्यूक्लियस का डिवीजन इसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और इसी के बाद आप देखोगे सेल के अंदर ये 2 न्यूक्लियस आ चुके हैं, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। अब यहां पर साथ ही साथ होगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन, जिसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, और अल्टीमेटली ये 2 सेल्स बन जाती है। यानी डिवीजन के टाइम पर पहले इंटरफेस चलती है, फिर कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस के बाद फाइनली 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। एक से बच्चों जब 2 सेल बनानी है तो इन 2 सेल बनाने के लिए नए सेल ऑर्गेनल चाहिए, नया डीएनए चाहिए। भाई यहां जो डीएनए, इन 2 सेल के लिए डीएनए डबल तो चाहिए होगा। तो ये सारी प्रिपरेशन हमें करनी पड़ेगी। सेल ऑर्गेनल्स बढ़ाने पड़ेंगे, डीएनए कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म इंक्रीज करना पड़ेगा। ये सारा काम इंटरफेस के अंदर होता है। अब ये जो इंटरफेस है इसको फर्दर 3 सब पार्ट में डिवाइड किया गया। इसमें पहला पार्ट आता है उसको कहते हैं G1, नेक्स्ट इज S, और अगला आता है G2। और ये G1, S, G2 इन तीनों को कंबाइन करके नाम दिया जाता है इंटरफेस। ये तीनों इंटरफेस कहलाते हैं। क्लियर? अच्छा, इंटरफेस में क्या होगा? तो वही ऑर्गेनल्स के नंबर इंक्रीज करेंगे, डीएनए कंटेंट डबल करेंगे। इसके बाद जब ये कैरियोकाइनेसिस वाला पार्ट होता है, इसके बच्चों यहां पे फिर 4 पार्ट किए जाते हैं। कैरियोकाइनेसिस में पहला पार्ट आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये कैरियोकाइनेसिस के पार्ट होते हैं। फिर साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी होगा और 2 सेल बन जाती है। अगर हम देखें तो एक्चुअली में डिवीजन यहां हो रहा है, यहां तो प्रिपरेशन हो रही है, डिवीजन यहां हो रहा है। तो एक तरह से ये जो पार्ट होता है इसी को हम एग्जैक्टली डिवीजन फेज या एम फेज के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये एम फेज या डिवीजन फेज कहलाती है। यानी एम फेज के 2 पार्ट आप कह सकते हैं। पहला पार्ट आता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा पार्ट आता है साइटोकाइनेसिस। अब यहां से लेके ये लास्ट तक का पूरा साइकिल की फॉर्म में एक सीक्वेंशियल चेंजेस चलते हैं, और इन्हीं सीक्वेंशियल चेंजेस को हम सेल साइकिल कह देते हैं। अच्छा, ये सब कैसे कैसे होता है इन सबको हम डिटेल में समझेंगे। पहले ये जो बेसिक बात अभी आपको समझाई ये आपको ध्यान में रखना है। आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर इसको एक डायग्राम से बना दिया। ये बच्चों यहां पर इसमें 2 पार्ट, पहला इंटरफेस और दूसरा एम फेस। फिर इंटरफेस के हमने 3 पार्ट किए, कौन कौन से? G1, S, G2। फिर एम के 2 पार्ट किए थे, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। फिर इस कैरियोकाइनेसिस के 4 पार्ट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और साइटोकाइनेसिस के बाद सेल बन जाएगी। अब बच्चों इस सेल को हमें डिवाइड करना है। जब भी डिवीजन चलती है तो हमेशा पहले इंटरफेस चलेगी, मतलब G1, S, G2 चलेगी। ये बच्चों ऐसे यहां पर डिवाइड होती जाएगी, ऐसे डिवाइड होती जाएगी, और फाइनली यहां पर आप देखोगे
तो G1S G2 के बाद इस सेल की साइज बड़ी हो जाएगी, मतलब वही ग्रोथ हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, फिर ये कैरियोकाइनेसिस होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज चलेगी। यहां पर आप देखोगे एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस हो जाएगा। फिर साथ साथ साइटोकाइनेसिस होगा, तो यहां साइटोप्लाज्म के डिवीजन से ऐसे 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब मुझे बताओ, ये जो फाइनली सेल बनी है, इस सेल को फर्दर डिवाइड करना है, फिर से डिवाइड करना है, तो फिर से यही साइकिल चलानी पड़ेगी। और ये जो साइकिल होती है, इसी को तो हम सेल साइकिल कहते हैं। अच्छा, डिवीजन के टाइम पर कई इवेंट्स होते हैं, G1 में होंगे, S में होंगे, G2 में। ये सारे इवेंट एक सीक्वेंस की फॉर्म में होते हैं और यही सीक्वेंस सेल साइकिल कहलाती है। अब बच्चों, अगर हम इस सेल साइकिल की ड्यूरेशन की बात करें कि मतलब यहां से चालू करके पूरा साइकिल चले, तो ये साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट होती होगी। सेल साइकिल की टाइमिंग, यानी 1 से 2 सेल बनने की पूरी टाइमिंग, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, सेल टू सेल वेरी करती है। हां, अगर हम एक स्टैंडर्ड डेटा ले ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल में, स्पेशली ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन सेल को डिवाइड होने में 24 आवर्स लगते हैं। अच्छा, ये जो मैंने 24 आवर्स बताएं, यहां से स्टार्ट करके ये पूरी साइकिल का टाइमिंग है, मतलब इसमें इंटरफेज भी आ गया और एम फेज भी आ गया, दोनों मिला के 24 आवर्स है। अब बात आती है इस 24 आवर्स में से, इस पूरे 24 आवर्स में से ज्यादा टाइम कहां लगा होगा, मैक्सिमम टाइम कहां स्पेंड हुआ होगा। हां, मैक्सिमम टाइम लगता है बच्चों इंटरफेज में। इंटरफेज में तैयारियां होती हैं और तैयारी में टाइम बहुत लगता है, तो सबसे ज्यादा टाइम बच्चों इस प्रिपरेशन में लगता है, इंटरफेज में लगता है। यानी 24 आवर्स में से अगर हम इंटरफेज की बात करें, तो इंटरफेज में 95% टाइम लगेगा। यानी 24 आवर्स का 95% निकाला जाए, अप्रोक्सीमेटली 23 आवर्स। कहने की बात इतनी सी है, यहां से लेके अगर हम यहां तक पहुंचे, तो यहां से यहां आते आते 23 आवर्स, 23 घंटे पूरे हो जाएंगे। तो अब ये जो एम फेज वाला पार्ट होता है, ये देखा जाए तो बहुत छोटा पार्ट है, और ये एम फेज 1 घंटे मतलब 5% में ही कंप्लीट हो जाता है। तो आप ही बताओ, मैक्सिमम टाइम इंटरफेज में लगता है या एम फेज में। हाँ, वेरी गुड, इंटरफेज में ज्यादा टाइम लगेगा। तो इंटरफेज प्रिपरेशनल वाली फेज है और इसमें टाइमिंग बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि प्रिपरेशन में वाकई में काफी टाइम देना पड़ता है। ये जो डिवीजन वाला पार्ट है तो बहुत छोटा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सब 1 घंटे में खत्म हो जाएगी। मैक्सिमम टाइम तो यहां ही स्पेंड करना होगा। क्लियर। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, अगर किसी सेल को जल्दी जल्दी डिवाइड करना है, वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी नंबर बढ़े, तो मुझे बताओ एम फेज को छोटा करना चाहिए या इंटरफेज को। अरे एम तो पहले ही छोटी है, तो फिर किसको छोटा करें, इंटरफेज। तो ऐसा कहा जाता है कि जो सेल तेजी से डिवाइड करनी चाहती है, फास्ट डिवाइड करनी चाहती है, उसमें इस इंटरफेस को छोटा कर देते हैं, उसमें इस इंटरफेस को छोटा कर देंगे। और इंटरफेस में भी स्पेशली G1 G2 को छोटा किया जाता है, एस को नहीं। एस में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जानते भी होंगे, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। यहां बच्चों एस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और रेप्लिकेशन में बच्चों जितना टाइम लगना है वो लगेगा। यानी अगर किसी सेल को तेजी से डिवाइड करना है, तो इसे G1 और G2 को छोटा कर देते हैं, और कई बार तो इसको बंद ही कर देते हैं, G1 G2 को बंद ही कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ह्यूमन में जब क्लीवेज के टाइम पर G1 G2 बंद हो जाती है, तो आप ये बात याद रखिएगा, अगर कोई सेल तेजी से डिवाइड करना चाहती है, तो उसमें इंटरफेस को छोटा करते हैं और उसमें भी G1 G2 को। अब बच्चों ये G1 G2 इनकी टाइमिंग अगर हम देखें, ये सेल टू सेल वेरी करती रहती है। अगर कोई सेल आराम से डिवाइड कर रही है, तो उसमें G1 बड़ी हो जाएगी। कोई सेल तेजी से डिवाइड कर रही है, तो वहां G1 छोटी हो जाएगी। मतलब इन G1 S इनकी टाइमिंग सेल टू सेल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये वेरी कर सकती है। क्लियर। जो बातें मैंने आपको 24 आवर समझाई, ये क्लियर हुआ अच्छे से। और ये भी ध्यान रखना, ये जो 24 आवर टाइमिंग आपको लिखाई गई है, ये कल्चर मीडियम की टाइमिंग है। मतलब अपनी सेल को ले और कल्चर मीडियम पर आर्टिफिशियल इसको डिवाइड करे, तो 24 आवर्स लगते हैं। हां, अपनी बॉडी में हो सकता है टाइमिंग थोड़ा बहुत वेरी करेगा। अपनी बॉडी में कोई एक सेल तो है नहीं, बहुत सारी सेल है, तो ये टाइमिंग सेल टू सेल वेरी करेगी। लीवर की सेल का डिवीजन टाइम अलग हो सकता है, किडनी का डिवीजन टाइम अलग हो सकता है, मतलब अलग अलग सेल में टाइमिंग अलग अलग कर सकते हैं, तो ये वेरी करता है, ये ध्यान रखना। अच्छा, यीस्ट की अगर हम बात करें, तो यीस्ट में टाइमिंग होता है 90 मिनट। 90 मिनट में पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। क्लियर। एक खास पॉइंट, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है, इवन
सेल टू सेल भी ये वेरी करता है। एक ही पर्सन की अलग अलग सेल का डिवीजन टाइम भी अलग अलग हो सकता है। ये जो 24 आवर मैंने लिखा ना, ये आइडियल कंडीशन का टाइम है और वो भी कल्चर मीडियम में। तो कल्चर मीडियम में आइडियल कंडीशन में ग्रो कराए तो 24 आवर में ह्यूमन की सेल डिवाइड करेगी। अच्छा, ये जो ड्यूरेशन आपको समझे, क्लियर हुई अच्छे से। अब बच्चों हम क्या करते हैं, यहां पर पहले इंटरफेस को समझेंगे, फिर उसके G1 S G2 में क्या क्या होता है, सारी बातें क्लियर करते हैं। सबसे पहले इंटरफेस। इंटरफेस को अगर हम डिफाइन करें तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। ऐसे समझो, मान लीजिए बच्चों ये सेल है, इसको डिवाइड करना है तो पहले इंटरफेस चलेगी, फिर इसमें बच्चों एम फेज चलेगी और ये दो सेल बन जाएगी। अच्छा, इस सेल को फर्दर डिवाइड करना है तो फिर इंटरफेस चलाओ, फिर इसकी ग्रोथ करो, फिर इसमें एम फेज चलेगी और टू सेल बनेगी। अब आप देखना, ये भी एम फेज है, ये भी एम फेज है, तो टू एम फेज के बीच का जो पार्ट होता है वही तो इंटरफेज है। तो इंटरफेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। तो दो सक्सेसिव एम फेज के बीच का जो इंटरवल होता है उसी को हम इंटरफेस कहते हैं। इस इंटरफेस के अंदर नए नए ऑर्गेनल्स बनते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, मतलब ये सेल की बहुत ज्यादा एक्टिव फेज होती है, ये बहुत ज्यादा एक्टिव फेज होती है। लेकिन पुराने जमाने के जो साइंटिस्ट थे उनके पास अच्छी क्वालिटी के माइक्रोस्कोप नहीं थे, तो वो क्या करते थे, जब इस G1 S G2 को माइक्रोस्कोप में देखते थे तो उन्हें कुछ नजर ही नहीं आता था। मतलब वो माइक्रोस्कोप लेके पूरा दिन बैठे रहते थे, उनको कुछ दिखता ही नहीं था। और जब उन्हें कुछ नहीं दिखता तो उन्होंने नाम दे दिया कि ये सेल एक, ये पार्ट एक रेस्ट वाला पार्ट है, मतलब सेल यहां रेस्ट कर रही है। तो पुराने जमाने में इसको रेस्टिंग फेज नाम दिया गया था, इसे पुराने जमाने में रेस्टिंग फेज कहा गया था। और क्यों कहा गया था, क्योंकि इसके जो इवेंट्स होते थे वो माइक्रोस्कोप में साइंटिस्ट लोग प्रॉपर देख नहीं पाते थे। लेकिन बाद में जब अच्छी क्वालिटी के माइक्रोस्कोप आए और फिर इसको देखा गया तो पता चला कि सेल यहां रेस्ट नहीं करती है, ये तो सेल साइकिल की हाईली एक्टिव फेज होती है, यहां सेल मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। तो आज के टाइम पे इसको कहा जाता है मोस्ट एक्टिव फेज, ये बहुत ज्यादा एक्टिव फेज है। अच्छा, फिर इसको पुराने लोग रेस्टिंग क्यों कहते थे, हाँ माइक्रोस्कोप में नजर नहीं आता इसलिए रेस्टिंग नाम दे रखा था। अच्छा, इंटरफेस टोटल साइकिल का 95% पार्ट होता है, मैक्सिमम टाइम इंटरफेस में लगता है। इस इंटरफेस को फर्दर 3 सब पार्ट में डिवाइड किया गया और उन 3 पार्ट में सबसे पहला पार्ट आता है जिसे हम नाम दे देते हैं G1 फेज। इंटरफेस का पहला पार्ट G1। अब बात आती है G1 में क्या क्या होता है। अच्छा, G1 में पहले इसको डिफाइन करना सिखाएं आपको। G1 इसे बच्चों गैप फेज भी कहते हैं या ग्रोथ फेज भी कह सकते हैं। तो G1 मींस ग्रोथ फेज या गैप फेज, फर्स्ट गैप फेज इसको कह सकते हैं। G1 को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ये बच्चों साइकिल ऐसे चलती है, ये साइकिल ऐसे चलती है। तो इसमें जब M पाई तो M के बाद फिर क्या आएगी G1, फिर क्या आएगी S। तो M और S के बीच का इंटरवल एक तरह से G1 ही है। तो G1 को हम ऐसे कह सकते हैं, इंटरवल बिटवीन M एंड S फेज। M S के बीच का इंटरवल G1 है, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं पोस्ट M फेज। M फेज क्यों, M के ठीक बाद आती है तो पोस्ट M, लेकिन S के तो पहले आती है, और पहले आती है तो इसको कई बार हम प्री एस फेज या प्री सिंथेटिक फेज भी कह सकते हैं। एस को एग्जैक्टली हम सिंथेसिस फेज कहते हैं, तो प्री सिंथेटिक फेज के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। बात आती है जीवन में क्या क्या हुआ होगा, इवेंट्स की बात करें। जीवन में कौन कौन से इवेंट्स हुए, जब ये सेल इसे जीवन से यहां निकलेगी, जब ये जीवन से यहां जा रही होगी, जीवन में जा रही होगी, तो इसके अंदर सबसे पहले सेल में, यहां सेल के अंदर बच्चों आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस होता है जीवन के अंदर। अब बच्चों ये जो आरएनए प्रोटीन बने हैं, इन्हीं प्रोटीन की हेल्प से सेल ऑर्गेनल की नंबर डबल कर देते हैं, यानी मोस्ट ऑफ ऑर्गेनल का डुप्लीकेशन कर देते हैं। अच्छा मुझे बताओ, इस सेल के अंदर ज्यादातर ऑर्गेनल डबल होते जाएंगे, ईआर डबल कर दी, गोल्जी बॉडी डबल, राइबोसोम डबल, ज्यादातर ऑर्गेनल डबल कर दिए। ऐसा क्यों? हां, आगे जाके बच्चों 2 सेल बनानी है। जब ये पूरा पार्ट चलेगा 2 सेल बनानी है। अब नई सेल बनाने के लिए नए ऑर्गेनल तो चाहिए। अरे भाई इनको भी तो ईआर गोल्जी बॉडी चाहिए, और इसमें जितने हैं आगे जाके 2 में डिवाइड करना है तो नंबर तो बढ़ानी पड़ेगी। तो ज्यादातर ऑर्गेनल की नंबर जीवन में ही इंक्रीज कर दी जाती है, ज्यादातर ऑर्गेनल इंक्रीज हो जाते हैं। इसीलिए जीवन को कहा जाता है कि यहां पर मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल की नंबर को
इंक्रीज कर दिया जाता है। ज्यादातर ऑर्गेनल यहां पर डबल कर दिए गए। क्लियर? क्यों कर दिए? ताकि 2 सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अच्छा, इसी के अंदर साथ ही साथ साइटोप्लाज्म को इंक्रीज किया जाता है। यहां पे बच्चों साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, और साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली सेल की ग्रोथ होगी। अब आप देखो, यहां सेल इतनी सी है, लेकिन जीवन के बाद यहां देखे तो बड़ी हो गई। अच्छा, यहां के रिस्पेक्ट में ये बड़ी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इसमें नए ऑर्गेनल्स डबल हो गए हैं, साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो गया है, तो कहीं ना कहीं सेल की साइज बड़ी होगी, तो अल्टीमेटली यहां पर ग्रोथ देखी जाती है। तो जीवन में क्या क्या हुआ, सारे पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना। इनमें से ये वाला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखना है। एग्जाम में एक लाइन का क्वेश्चन आएगा, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल कहां डबल हो जाते हैं? तो क्या आंसर दोगे बच्चों? मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल जीवन फेज के अंदर ही डुप्लीकेट कर जाते हैं, यहीं पर डबल हो जाते हैं। जो बात यहां समझाई, क्लियर हुई अच्छे से? जीवन के बाद अगला पार्ट आता है जिसको हम कौन सा नाम दे देते हैं? एस फेज। तो नेक्स्ट इज एस फेज या सिंथेसिस फेज आप कह सकते हैं इसके। एस फेज, सिंथेसिस फेज, इसे बच्चों हम कहें इंटरवल बिटवीन G1 एंड G2 फेज। ऐसा समझो, ये G1 है और ये G2 है, और G1 और G2 के बीच का इंटरवल यही तो S है। तो S मतलब G1 एंड G2 के बीच का इंटरवल इसको कहा जाता है। इसे बच्चों पोस्ट G1 फेज भी कहते हैं। बताओ क्यों? हाँ, क्योंकि G1 के बाद आती है। तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं G2 के पहले आती है, तो इसे हम प्री G2 फेज भी कह सकते हैं। इसे हम प्री G2 फेज के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें क्या क्या इवेंट्स हुए होंगे? आप लोगों को एक इवेंट सबको बहुत अच्छे से पता है। एस फेज के अंदर डीएनए के अमाउंट को डबल किया जाएगा, यानी यहां पर सबसे मेन पार्ट है डीएनए रेप्लिकेशन। सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो डबल हो जाता है। मतलब यहां एक डीएनए था, इसको डबल करके ऐसे डबल कर दिया जाएगा, तो 1 से 2 बना देंगे। अब मुझे आप बताओ, ये डीएनए को डबल क्यों करते हैं? भाई यहां डीएनए रेप्लिकेशन कर रहे हैं, डीएनए को डबल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हां, डीएनए डबल इसलिए कर रहे हैं, सेल के अंदर डीएनए को डबल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आगे जाके 2 सेल बनानी है, और नई सेल के लिए नया डीएनए चाहिए। तो इसीलिए यहां डीएनए को डबल कर देंगे, ताकि जो डबल डीएनए हुआ है उनमें से कुछ डीएनए, मतलब आधा डीएनए इसमें, आधा डीएनए इसमें चला जाएगा। तो डीएनए को भी डबल कर दिया गया। एक बात आप ध्यान से देख रहे होंगे, सेल आगे जाके 2 बनेगी, लेकिन तैयारियां पहले ही चालू हो गई है। प्रोटीन बनना चालू हो गए, ऑर्गेनल डबल हो रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया है, तैयारियां पहले स्टार्ट कर दी जाती है। यहीं पर डीएनए का रेप्लिकेशन किया जाता है। अच्छा, एक खास बात, ये जो रेप्लिकेशन होगा न्यूक्लियस में। अब मुझे बताओ, न्यूक्लियस में तो रेप्लिकेशन चल रहा है, साइटोप्लाज्म में क्या डीएनए होता है? कई बार ये बात आई है, साइटोप्लाज्म में डीएनए होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट एक्स्ट्रा आ गया। बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डीएनए कहां रेप्लिकेट होगा? हां, इनका रेप्लिकेशन बहुत अच्छे सुनना, सेल साइकिल की किसी भी फेज में हो सकता है। एनी फेज ऑफ सेल साइकिल, वो G1 भी हो सकती है, यस हो सकती है, S भी हो सकती है, G2 भी हो सकती है। कोई पर्टिकुलर फेज इनके लिए डिफाइंड नहीं है। यानी साइटोप्लाज्मिक डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल की किसी भी फेज में हो सकता है, एनी फेज ऑफ द सेल साइकिल। बात समझ में? अच्छा, एक बात मुझे बताओ, जब यहां पर नया डीएनए बना तो इस नए डीएनए को पैक तो करना पड़ेगा। अब आप ही बताओ, पैकिंग कौन करता है? हां, पैकिंग करने के लिए तो हिस्टोन प्रोटीन। तो यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। यहां बच्चों हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो नया डीएनए बना उसको साथ साथ पैक भी तो करना पड़ेगा, और पैकिंग हिस्टोन प्रोटीन कराता है। अच्छा, एक खास बात और यह भी देखी गई, साइटोप्लाज्म के अंदर, जैसे सेल के अंदर ये तो न्यूक्लियस है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। नाम बोलो। हां, सेंट्रियोल। अब इन सेंट्रियोल को भी डबल किया जाता है, तो यहां सेंट्रियोल को डुप्लीकेट किया जाएगा, डबल किया जाएगा। कहां पर? साइटोप्लाज्म के अंदर। एनिमल या प्लांट? यस, एनिमल, क्योंकि प्लांट में होते नहीं है सेंट्रियोल। तो एनिमल के साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कर देंगे, मतलब इन सेंट्रियोल को डबल कर देंगे। ये 2 है तो इसको डबल 4 कर दिया जाएगा। तो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होगा एस फेज में ही। अच्छा, इसी एस फेज में साइटोप्लाज्म तो इंक्रीज होगा ही, और साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है तो अल्टीमेटली सेल की ग्रोथ भी देखी जाएगी। एस फेज में क्या क्या हुआ ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखना है। तो एस फेज में रेप्लिकेशन होता है, साथ ही साथ हिस्टोन प्रोटीन बनता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। क्लियर?
तो जो बातें एस फेज की समझाई ये अच्छे से आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। क्लियर। एस के बाद अगली फेज पे चलते हैं और वो कहलाती है G2 फेज। G1 हो गया, एस हो गया। अच्छा एक बात आप देखोगे, सेल धीरे धीरे बड़ी साइज में होती जा रही है। अच्छा एस के बाद अगली स्टेज कौन सी आ गई? G2। G2 को हम सेकंड ग्रोथ फेज या सेकंड गैप फेज भी कह सकते हैं। G2 में क्या क्या इवेंट्स होते हैं? अच्छा पहले डिफाइन करना सिखाए, इंटरवल बिटवीन एस एंड एम फेज। ऐसे समझो, एस फेज एम फेज दोनों के बीच का इंटरवल क्या कहलाता है बच्चों? G2। या इसे हम ये भी कह सकते हैं पोस्ट एस या प्री एम। तो इसे बच्चों हम पोस्ट एस फेज भी कह सकते हैं या प्री एम फेज भी कह सकते हैं। इवेंट की बात करें G2 फेज में, इस G2 फेज में क्या हुआ होगा? तो इसके अंदर सबसे मेन इवेंट में आता है सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। अच्छा ये ट्यूबुलिन प्रोटीन बनाते क्यों? क्योंकि यही ट्यूबुलिन प्रोटीन आगे जाके स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। आप लोग सभी जानते हैं मेटाफेज एनाफेज में स्पिंडल फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है, और वो स्पिंडल फाइबर किसका बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो यही ट्यूबुलिन प्रोटीन बना लिया, G2 में ही ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता जा रहा है, और आगे यही ट्यूबुलिन प्रोटीन जुड़कर जब प्रोफेज आएगी वहां स्पिंडल फाइबर बनाना शुरू कर देगी। तो ध्यान रखना, स्पिंडल फाइबर प्रोफेज में बनेंगे, लेकिन उसकी तैयारियां पहले ही चालू हो गई है। तैयारियां तो पहले ही करनी है, तो तैयारियां पहले चालू हो जाती है। इसी के साथ साथ यहां पर भी साइटोप्लाज्म को इंक्रीज करेंगे, जिससे अल्टीमेटली सेल की ग्रोथ होगी। और आप देख भी रहे हैं यहां पर सेल और बड़ी होती जा रही है। तो एक बात आपने नोटिस की होगी, सेल यहां छोटी थी, यहां बड़ी हुई, यहां और बड़ी हुई, यहां और बड़ी हुई, क्योंकि यह कंटिन्यूअस ग्रोथ करती जा रही है। तो कंटिन्यूअस ग्रोथ यहां पर ऐसे चलती जाती है। हां, इसको इनलार्ज करने में ज्यादा रोल कहा जाता है कि जीवन का रहा होगा। जीवन में ऐसा कहा जाता है कि साइटोप्लाज्म बहुत बढ़ता है, मतलब ये कंटिन्यू बढ़ तो रही है, लेकिन इसको इनलार्ज करने में मेन रोल जीवन का है, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर ग्रोथ देखी जाती है। क्लियर। जो बातें मैंने आप लोगों को G1 S G2 में समझाई, क्लियर हुई अच्छे से? तो ये सब बातें आप ध्यान भी रखना। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लेते हैं, सेल ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अच्छा कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों है? क्योंकि ये तो सब में हो रही है। क्या रेप्लिकेशन सब में हो रहा था? नहीं, वो तो एस में हो जा रहा था। तो एनसीईआरटी की लाइन है, सेल ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस व्हाइल रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन वन स्पेसिफिक फेज, दैट इज एस फेज। बात समझ में? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। हमने यहां पर जो बातें समझी, आपसे मैं पूछ रहा हूं अच्छे से बताना, हिस्टोन प्रोटीन कहां बना? एस फेज ट्यूबुलिन प्रोटीन, G2 फेज सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, एस फेज मैक्सिमम ऑर्गेनल डबल होना, G1। अच्छा ऐसा क्वेश्चन आए, क्या एस फेज में ऑर्गेनल डबल होते हैं? एस में यस होते हैं। कौन सा? अरे सेंट्रियोल भी तो एक सेल ऑर्गेनल है। हां याद रखना बच्चों, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल G1 में डबल हुआ है, लेकिन एस में भी एक ऑर्गेनल हमने सीखा है सेंट्रियोल, वो डबल होता है। तो एस में भी ऑर्गेनल डबल देखा गया है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन यही होता है। क्लियर। अच्छा क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, प्रोटीन सिंथेसिस कौन सी फेज में होता है? G1 S G2 या ऑल ऑफ दिस? सोचो, दिमाग लगाओ। G1 में, S में, G2 में कहां होगा? यस, आंसर इज 4, ऑल ऑफ दिस। G1 में हमने सीखा प्रोटीन बनते ही है, एस में भी प्रोटीन बनता है। कौन सा? हिस्टोन प्रोटीन। G2 में ट्यूबुलिन प्रोटीन। अरे सब में तो बन रहे हैं, तो हम क्या आंसर दे सकते हैं? ऑल ऑफ दिस। बच्चे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, गलतियां करते हैं। एक क्वेश्चन हो लेते हैं, आरएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन, अब सोचो जरा, G1 S G2, क्या आंसर आएगा बच्चों? हां इसका आंसर यस, आंसर 4, ऑल ऑफ दिस। अरे सब में आरएनए भी बनता है। अरे जब प्रोटीन बनाना है तो प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए तो चाहिए, बिना आरएनए के प्रोटीन कहां से बन जाएगा? तो जब प्रोटीन सब में बन रहा है तो आरएनए भी सब में बनता रहता है। तो ध्यान रखना, आरएनए सिंथेसिस भी तीनों में होता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी तीनों में होता है, G1 S G2 तीनों में होता है। एक बार तो ऐसा नीट में आ भी गया था, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, और उसमें मैच द कॉलम का क्वेश्चन था, फिर वो G2 से मैच करवाना था, ऑप्शन इस तरह से थे उसमें, तो G2 से मैच हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, हर फेज में आरएनए एंड प्रोटीन यहां बनेंगे, चाहे G1 हो, चाहे S हो, चाहे G2 हो। जो बात यहां सिखाई क्लियर हुई अच्छे से? एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं, G1 फेज के अंदर सिखाने के लिए मैंने कहा एक क्रोमोसोम है, और इसके अंदर यहां डीएनए ले लिया एक है। ऐसे समझो, G1 के अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, नाम बोलो।
क्रोमेटिन। इस क्रोमेटिन की खास बात ये होती है कि इस क्रोमेटिन के अंदर यहां पर, इस क्रोमेटिन के अंदर बच्चों यहां पर केवल पूरे क्रोमेटिन में ऐसे यहां पर एक ही डीएनए होता है। पूरे क्रोमेटिन में एक डीएनए। कौन सी बात कर रहा हूं मैं? जीवन। एक क्रोमेटिन एक डीएनए। अच्छा, मैंने क्रोमोसोम लिख दिया है। क्वेश्चन में बच्चों क्रोमोसोम वर्ड करके ही आता है, लेकिन आप सभी जानते हैं जीवन में कोई क्रोमोसोम नहीं होते। क्रोमोसोम बनना तो प्रोफेज में चालू होंगे, कंडेंसेशन यहां चालू होगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है तो आप इसी तरह से आंसर देंगे। सपोज करो, मान लो मैं इसको अगर कंडेंस करता भी तो एक क्रोमेटिन है तो क्रोमोसोम भी एक ही बनता, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जीवन में कोई क्रोमोसोम नहीं होते हैं, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज में ऐसा दे सकते हैं, तो हमें उसे बस मान के चलना है। तो जीवन में एक क्रोमेटिन या एक क्रोमोसोम में एक डीएनए है। अब जीवन से जब बात आती है एस फेज की, अगर हम एस फेज में देखें तो एस फेज में भी यहां पर ये बच्चों क्रोमेटिन है, यही क्रोमेटिन एस सच गया था। लेकिन अगर मैं इसमें डीएनए की बात करूं तो यहां डीएनए एक नहीं, कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। बताओ डबल क्यों हो गए? रेप्लिकेशन हो गया। तो यहां बताना, क्रोमेटिन तो एक ही है, एक ही क्रोमेटिन है, लेकिन उसमें डीएनए डबल हो गया। और एक ही क्रोमेटिन है तो कंडेंस करते भी तो क्रोमोसोम तो एक ही रहता, लेकिन डीएनए यहां दो हो जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं, जीवन से एस में जाते टाइम क्रोमोसोम की नंबर सेम रहती है। क्रोमोसोम की नंबर सेम क्यों है? क्योंकि क्रोमेटिन वही है। अरे यहां पर जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन तो वही है ना बच्चों, और क्रोमेटिन वही है तो इसका मतलब क्रोमोसोम भी उतना ही रहेगा। जीवन से एस में जाने पर क्रोमोसोम उतना ही रहेगा क्योंकि क्रोमेटिन एक का एक था, लेकिन डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीवन से एस में जाने पर क्रोमोसोम या क्रोमेटिन नंबर सेम रहेगा, डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। क्लियर? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहां नोट भी कर लेते हैं। इसको नोट करने से पहले क्वेश्चन ले लेता हूं। जीवन में क्रोमोसोम 2n = 20 दे दिया और डीएनए को 2c लिख दिया। डीएनए के अमाउंट को बच्चों हमेशा C या 2c से लिखते हैं। C का मतलब होता है हैप्लॉइड सेल का डीएनए और 2c का मतलब होता है डिप्लॉइड सेल। अगर ये डिप्लॉइड सेल है तो इसके डीएनए को हम 2c से लिखेंगे। डिप्लॉइड सेल के डीएनए मतलब 2c से लिख दिया जाएगा। अब जीवन से जब एस में जाते हैं तो बताओ क्रोमोसोम नंबर 2n = 20 से 20 ही रहेगा, सेम। ये तो सेम रहेगा, क्रोमोसोम सेम रहेगा, लेकिन डीएनए 2c के बजाय 4c हो जाएगा, मतलब ये यहां पर डबल हो जाएगा। तो क्या सीखा? जीवन से एस में गए, क्रोमोसोम नंबर सेम बट डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। तो इस पॉइंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एट 2c, देन आफ्टर एस फेज इट इंक्रीज टू 4c, बट द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम। बात समझ में? आपके मॉड्यूल में और एनसीईआरटी में आप देखोगे, एनसीईआरटी में लास्ट में समरी में एक पॉइंट लिखा है, एस फेज मार्क द फेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन। ये वर्ड आते ही बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं। क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन, क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन का मतलब यहां पर क्रोमोसोम की नंबर इंक्रीज से नहीं है। इसको ऐसे समझो आप, यहां बच्चों जीवन के अंदर एक क्रोमोसोम में एक डीएनए था, लेकिन यहां एक क्रोमोसोम में दो डीएनए हो गया, मतलब यहां क्रोमोसोम में एक था, यहां पर दो डीएनए हो गया, तो इसकी साइज डबल हो गई। डबल डीएनए आएगा तो साइज डबल हो गई, तो साइज के रिस्पेक्ट में ये डुप्लीकेशन है, नंबर इंक्रीज नहीं होती। क्रोमोसोम की नंबर का इंक्रीज होना ये बच्चों आगे एनाफेज में होगा, एनाफेज में जाके होगा। एनाफेज में ये दो डीएनए से दो अलग अलग क्रोमोसोम तैयार हो जाएंगे, क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे। यहां पे वैसे बहुत अच्छी बात ये भी लिखी है कि इन्होंने लिखा है कि एक मार्क है, मार्क मतलब एक ठप्पा है, यहां डीएनए को डबल कर दिया, जो ये मार्किंग कर रहा है कि आगे जाके क्रोमोसोम डबल होंगे। तो एस फेज में कभी भी क्रोमोसोम डबल नहीं होते। फिर सुनना, क्रोमोसोम डबल नहीं होते हैं, ये केवल डीएनए डबल हो गया, जो एक मार्किंग है, एक ठप्पा लग गया कि आगे जाके ये क्रोमोसोम डबल हो सके एनाफेज में जाके। तो क्या सीखा एक बार फिर आप लोग बताना, जीवन से एस में गए, क्रोमोसोम नंबर सेम, डीएनए डबल, तो फिर एनसीईआरटी डुप्लीकेशन क्यों लिखती है? हां, साइज यहां डबल हो जाती है क्योंकि डीएनए कंटेंट डबल हो गया, और यहां केवल एक मार्किंग होती है, क्रोमोसोम डबलिंग की बस मार्किंग है, क्योंकि डीएनए डबल हो गया, जो ये मार्क लग गया कि इसको आगे जाके क्रोमोसोम को डबल करा देंगे। जो बात यहां पर आपको समझाई, क्लियर हुई? ये बच्चों के दिमाग में बड़ा डाउट रहता है, यही बच्चों में आपको यहां समझा रहा हूं।
एक लास्ट पॉइंट और आता है जी नॉट फेज। जी नॉट फेज, एक बात मुझे बताइए, हमारी बॉडी की क्या सारी सेल डिवाइड करती है? हां, अगर बच्चों अपनी बॉडी में सारी सेल अगर हर टाइम डिवाइड करेगी और वही 24 आवर में डिवाइड होगी, तो जितनी सेल आज अपने अंदर है, कल मतलब 24 आवर के बाद अपने अंदर जैसी सेल डबल होगी, अपनी साइज डबल होगी, लेंथ डबल, विड्थ डबल, और ऐसा रोज होता गया तो हम तो पता नहीं कितने डबल हो जाएंगे, मतलब कितने मोटे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि हमारी सारी सेल डिवाइड नहीं करती। अच्छा, कुछ सेल ऐसी होती है जो डिवाइड नहीं करती है, और जो डिवाइड नहीं करती है वो इस साइकिल से बाहर निकलती है। अच्छा, जो डिवाइड करेगी वो तो साइकिल में रहेगी, लेकिन जो डिवाइड नहीं करती वो साइकिल से बाहर हो जाती है, और जो साइकिल से बाहर हो जाती है उसी को कहते हैं जी नॉट फेज या क्विसेंट स्टेज। क्विसेंट स्टेज किसको कहते हैं? जहां पर सेल्स आर नॉट फर्दर डिवाइड। तो जो सेल डिवाइड नहीं करना चाहती है वो इस सेल साइकिल से बाहर हो जाती है, और जो सेल साइकिल से बाहर हो गई वही जी नॉट है। अच्छा, ये बच्चों सेल साइकिल से मान लीजिए ये कोई सेल थी, डिवाइड नहीं करना चाहती थी, बाहर निकल गई। बाहर निकल गई मतलब जी नोड आ गया। तो जी नोड कुछ नहीं, इसे जीवन का एक एग्जिट फॉर्म है। तो जो जीवन से बाहर निकल गया वही जी नोड होता है। लेकिन खास बात, अभी ये सेल बाहर निकल गई, लेकिन कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी जरूरत पड़ने पर यह वापस इंटर भी कर सकती है। मतलब ये परमानेंटली बाहर नहीं जाती, जरूरत पड़ी तो वापस अंदर आ सकती है। मतलब एक तरह से ये कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो जाती है। जैसे होता है ना, किसी को सस्पेंड कर दिया जाए तो इसका मतलब वो नहीं कि हमेशा के लिए नौकरी से बाहर हो गया, उसे वापस ला सकते हैं। तो ये भी इसे कुछ टाइम के लिए क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, जरूरत पड़ी तो वापस ले आया। तो इसीलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सस्पेंडेड फॉर्म ऑफ सेल साइकिल। यह सेल साइकिल का एक सस्पेंडेड फॉर्म है, जैसे आप एग्जिट फॉर्म ऑफ सेल साइकिल भी कह सकते हैं। नीट में एक बार बड़े परेशान वाली क्वेश्चन आ गया, जी नोड इज, वहां दोनों ऑप्शन दिए, एग्जिट फॉर्म ऑफ सेल साइकिल और सस्पेंड फॉर्म ऑफ सेल साइकिल, दोनों दिए थे। अगर दोनों में से एक को टिक करना पड़े तो आप हमेशा सस्पेंड टिक किया करो। अच्छा, सस्पेंड क्यों कहा? क्योंकि ये बाहर तो होती है, सही बात है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वापस आ भी तो सकती है। तो ये परमानेंटली बाहर नहीं है, ये कुछ टाइम के लिए बाहर जाती है, मतलब एक तरह का ये सस्पेंडेड फॉर्म होता है। तो इसीलिए इसको सस्पेंडेड फॉर्म ऑफ सेल साइकिल भी कहते हैं। दोनों सही है, बेस्ट अगर टिक करना हो तो सस्पेंडेड फॉर्म। अच्छा, ये जो जी नोट फॉर्म होती है, इस स्टेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है। अच्छा, ये सेल साइकिल से बाहर जरूर चली गई, लेकिन ऐसा नहीं कि ये काम नहीं कर रही है। जैसे हम हार्ट सेल की बात करें, अपनी हार्ट सेल डिवाइड नहीं करती है, मतलब जी नोड में है, लेकिन वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है। हार्ट सेल डिवाइड नहीं करिए जी नोड फॉर्म में, लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव है, क्योंकि अगर हार्ट सेल इनएक्टिव हो गई तो हम इनएक्टिव हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, इन सेल में चाहे फर्दर डिवीजन ना हो, बट दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। बहुत अच्छे एग्जांपल आते हैं, जैसे हार्ट सेल, नर्व सेल, परमानेंट सेल ऑफ प्लांट, ये बच्चों इस तरह की होती है। अच्छा, परमानेंट सेल की हम बात करें, नॉर्मली डिवाइड नहीं करती, लेकिन एक चीज आप पढ़ते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर इसमें वापस डिवीजन आ सकता है। तो एक पॉइंट ध्यान रखना, बट इन दिस स्टेज सेल्स आर मे बी डिवाइड, ये डिवाइड कर सकती है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट, सेल की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर ये डिवाइड कर सकती है। तो नॉर्मली डिवीजन नहीं होता, लेकिन जरूरत पड़ने पे फर्दर डिवाइड कर सकती है। क्लियर? जी नोड में क्या क्या समझा ये ध्यान रखिएगा। तो जी नोड के पॉइंट क्या क्या थे? इसे क्विसेंट स्टेज भी कहते हैं, इसमें सेल डिवाइड नहीं करते हैं, इसे एग्जिट या सस्पेंडेड फॉर्म भी कहते हैं। इस स्टेज में सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, एग्जांपल हार्ट सेल, नर्व सेल, परमानेंट सेल, जरूरत पड़ने पे इनमें डिवीजन हो सकता है। एक बार बच्चों नीट में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, जी नोड फॉर्म कहां से आता है, आफ्टर एम या आफ्टर जीवन, मतलब जस्ट एम के बाद या जीवन के बाद। अच्छा, यहां पे बच्चों जीवन से कहीं से भी बाहर निकल सकती है, मतलब जीवन की स्टार्टिंग में भी बाहर निकल सकती है, बीच में भी निकल सकती है, एंड में भी निकल सकती है। लेकिन अगर ऐसा टिक करना पड़े तो ध्यान रखिएगा, जीवन के एंड से, जीवन का जहां एंड होगा यहां से जनरली वो बाहर निकलती है, और इसी को हम जी नोड कह देते हैं। मतलब कई बार जीवन चल जाएगी, एंड में आते आते वो बाहर चली जाती है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आया, और आ चुका ऐसा क्वेश्चन, जी नोड कहां से आता है, आफ्टर एम या आफ्टर जीवन, तो ज्यादा बढ़िया हम आफ्टर जीवन टिक कर दे कि जीवन के ठीक बाद ही फिर बच्चों यहां पर जरूरत पड़ने पर सेल यहां से बाहर निकल गई और वही जी नोड फेज बनेगी। जो बातें यहां पर अभी आपको समझाई, क्लियर हुई सबको अच्छे से? मैंने आप लोगों को अभी तक इंटरफेज में क्या क्या होता है सारे इवेंट समझा दिए, जीवन समझा दिया, एस समझा दिया, G2, जी नोड,
ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखें, इन्हीं में से हर साल एक क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने सीखे। अभी तक बच्चों हमने इंटरफेस के बारे में समझ लिया है। G1S G2 में क्या होता है हमने सीखा। इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हो गए, आरएनए सिंथेसाइज हो गए, डीएनए डबल कर दिया, ट्यूबुलिन प्रोटीन बन गए, सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। अच्छा, प्रिपरेशन के बाद अब अगला पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं एम फेज। एम फेज या इसी को बच्चों डिवीजन फेज के नाम से भी जानते हैं। और यही वो एग्जैक्टली फेज होती है जहां एक्चुअली में डिवीजन किया जाएगा, मतलब यहां पर डिवीजन किया जाएगा। अभी तक तो तैयारी चल रही थी, तो एक्चुअली डिवीजन एम फेज में होता है। तो एम फेज मतलब फेज वेयर एक्चुअल सेल डिवाइड, जहां पर एक्चुअली में सेल डिवीजन होगा उसी को हम बच्चों डिवीजन फेज या एम फेज कह देते हैं। अच्छा, एम फेज के अगर हम टाइमिंग की बात करें तो ये टोटल साइकिल का ओनली 5% होगा, मतलब बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है, 5% ऑफ टोटल सेल साइकिल। एम फेज को नाम दिया जाता है मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल। अच्छा, इसको ड्रामेटिक पीरियड क्यों कहते हैं आगे बच्चों हम समझेंगे कि इस एम फेज में जैसे प्रोफेज मेटाफेज जो होती है, तो प्रोफेज में कई सारे सेल ऑर्गेनल जैसे ईआर गोल्जी बॉडी डिसअपियर हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियोलस गायब हो जाती है। प्रोफेज में ऐसी चीजें डिसअपियर होती है, लेकिन जब टीलोफेज आती है तो वहां पर ये वापस बन जाती है। तो होता क्या है, पहले चीजें गायब कर रहे हैं, थोड़े टाइम बाद वापस बना रहे हैं, मतलब चीजों को गायब कर रहे हैं वापस बना रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे सेल में नाटक ही हो रहे हैं, और इसीलिए इसको हम सबसे ज्यादा ड्रामेटिक पीरियड या नाटकीय फेज हम कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर नाटक बहुत होते हैं। क्लियर। एम फेज की खास बात यह होती है कि इसकी स्टार्टिंग, एम फेज की स्टार्टिंग कैरियोकाइनेसिस के साथ होगी और एंडिंग हमेशा साइटोकाइनेसिस के साथ होगी। मतलब कैरियोकाइनेसिस के साथ स्टार्ट होगा और साइटोकाइनेसिस होते ही ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। या एम फेज को हम कहते हैं एक तरह से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कैरियोकाइनेसिस वाला पार्ट और साइटोकाइनेसिस वाला पार्ट। तो एम फेज के दो पार्ट है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में आप जानते हैं न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। फिर इस कैरियोकाइनेसिस के 4 सब पार्ट आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ऐसे बच्चों इसके 4 पार्ट है। ये किसके पार्ट है, कैरियोकाइनेसिस के ये 4 पार्ट होते हैं जहां पर एक्चुअली में डिवीजन किया जाएगा। जब बच्चों प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज चलती है, अब आप लोग सभी जानते हैं एम फेज 5% है। ह्यूमन की बात करें तो 1 घंटे में सब कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये एम फेज पूरा, डिवीजन फेज पूरा 1 घंटे में कंप्लीट होगी। अब बच्चों इस 1 घंटे में भी ज्यादातर टाइम लगता है प्रोफेज में। तो एम फेज की लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है, प्रोफेज, और सबसे कम टाइम लगता है एनाफेज में। तो एनाफेज को हम कह सकते हैं शॉर्टेस्ट फेज ऑफ, या शॉर्टेस्ट टाइमिंग जहां लगने वाला है वो है एनाफेज। तो सेल साइकिल की सबसे कम टाइमिंग वाली फेज होती है एनाफेज। तो जो बात यहां पर आपको समझाई, क्लियर हुई। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इन चारों स्टेज को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। हां, एक बात आप ये ध्यान रखना, सेल डिवीजन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, लगातार होती रहती है। अच्छा, लगातार होने की वजह से क्या होता है कि जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो माइक्रोस्कोप में जब आप देखोगे तो जैसे ये प्रोफेज चली, फिर आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहां ये प्रोफेज खत्म हो गई और कहां मेटाफेज शुरू हो गई। पता ही नहीं चलता है, क्योंकि ये तो लगातार होता रहता है, कंटिन्यूस चलता रहता है। फिर बच्चों आपको मेटाफेज कहां खत्म हुई, एनाफेज कहां शुरू हो गई, आपको एग्जैक्ट पता नहीं चल पाएगा। मतलब हम इन 2 स्टेज के बीच में क्लियर कट नहीं बता सकते, क्लियरिटी से नहीं बता सकते कि कहां एक स्टेज खत्म होगी और कहां दूसरी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चों ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, लगातार होती है, और लगातार होने की वजह से हम ये नहीं बता पाते कि कहां एक फेज खत्म होगी और कहां दूसरी फेज स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि सेल डिवीजन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये एक लगातार प्रोसेस होती रहती है। क्लियर। तो फिर हमें कैसे पता चलता होगा कि प्रोफेज चल रही है या मेटाफेज चल रही है? ये हम बस केवल कुछ आइडिया से लगा सकते हैं। कैसे? माइक्रोस्कोप में आप देख रहे हैं, अगर क्रोमेटिन का कंडेंसेशन शुरू हो गया, कंडेंसेशन शुरू हो गया तो सोच लेना कि प्रोफेज शुरू हो गई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी गायब हो गई, मतलब मेटाफेज आ गई। सेंट्रोमियर डिवाइड होने लग गए, मतलब एनाफेज आ गई। फिर से बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लग गई तो टीलोफेज आ गई। तो हम केवल कुछ आइडिया से पता लगा सकते हैं कि प्रोफेज या मेटाफेज। आप बस माइक्रोस्कोप में देखते जाओ, हां आपको लग रहा है कि कंडेंसेशन शुरू हो रहा है, मतलब समझ जाना कि प्रोफेज शुरू हो गई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई, मतलब मेटाफेज शुरू हो गई। तो कुछ आइडिया से हम लगा सकते हैं, बाकी 2 स्टेज के बीच में हम क्लियर कट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, क्लियरिटी से नहीं बता सकते। तो आपके एनसीईआरटी का एक बड़ा अच्छा पॉइंट, अ क्लियर कट
लाइन्स कैन नॉट बी ड्रॉ बिटवीन वेरियस स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। हम क्लियरिटी से नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, लगातार चलती रहती है। जो बात यहां पर अभी आपको समझे, क्लियर हुई अच्छे से? अब बच्चों हम क्या करेंगे, एम फेज में एक एक करके सारे पार्ट को समझेंगे। सबसे पहले प्रोफेज से हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद फिर हम मेटाफेज पे जाते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोफेज। प्रोफेज को हमने सिखाने के लिए दो पार्ट में डिवाइड किया है। प्रोफेज के दो पार्ट किए, एक तो है बच्चों अर्ली प्रोफेज और दूसरा आता है लेट प्रोफेज। हम बच्चों इसको सीखने के लिए दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अर्ली और लेट करके। अच्छा, अर्ली प्रोफेज या लेट प्रोफेज में क्या होता है? ये बच्चों सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ER गोल्जी बॉडी ऐसे ऑर्गेनल्स यहां बैठे होंगे। इसके अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप जानते हैं क्रोमेटीन कहते हैं। कुछ क्रोमेटीन पर ऐसी स्पेरिकल स्ट्रक्चर लगी है जिसका नाम न्यूक्लियोलस है। ये सेल है। अब बच्चों प्रोफेज स्टार्ट होते ही सबसे पहला काम कंडेंसेशन स्टार्ट होना। मतलब ये जो क्रोमेटीन थ्रेड आपको दिख रहा है, इसको छोटा किया जाता है। छोटा करने की प्रोसेस का नाम कंडेंसेशन। और जब इनका कंडेंसेशन होता है तो ऐसे क्रोमोसोम बनते। क्रोमेटिन को कंडेंस करेंगे तभी तो क्रोमोसोम बनेगा बेटे। तो क्रोमेटिन के कंडेंसेशन से क्रोमोसोम बनना शुरू हो जाते। और ये जो प्रोसेस यहां पर चलेगी, इस प्रोसेस का नाम क्या दिया जाएगा? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्रोमेटिन से क्रोमोसोम का बनना, उसको छोटा कर देना। अच्छा, यहां पे भी इसका भी बच्चों ऐसे कंडेंसेशन होता है। तो सेल में जितने भी क्रोमेटिन है, कंडेंसेशन स्टार्ट करते हैं, क्रोमोसोम बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक खास बात, यहां कंडेंसेशन केवल स्टार्ट होता है, कंप्लीट नहीं होता। प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया मतलब क्रोमोसोम बनना शुरू हो जाएंगे, कंप्लीट नहीं होंगे। ये कंप्लीट होता है मेटाफेज में जाके। और इसीलिए आप जानते हैं क्रोमोसोम की स्टडी के लिए सबसे बेस्ट फेज मेटाफेज। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहां कंडेंसेशन केवल स्टार्ट होगा, कंप्लीट की बात करें तो फिर वो मेटाफेज में जाके फाइनली कंप्लीट किया जाएगा। जो बात यहां आपको समझाएगी, क्लियर हुई अच्छे से? अच्छा, एक खास बात और, यहां पर अगर हम सेल के साइटोप्लाज्म में देखें तो साइटोप्लाज्म में ऐसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। और ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर नाम बोलो, सेंट्रियोल। और सेल में आप जानते हैं 2 सेंट्रियोल होते हैं। लेकिन एक बात हमने सीखी थी, एस फेज में सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो गए थे। तो ये जो सेंट्रियोल है यहां पे 2 के बजाय आप लोगों को ऐसे 4 दिखेंगे। अच्छा, डबल क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि एस फेज में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो गया तो डबल हो चुके थे। तो सेल में से 4 सेंट्रियोल दिख रहे हैं, या 2 सेंट्रोसोम में कह सकता हूं। अब एक खास बात, इन सेंट्रियोल से धीरे धीरे यहां पर ऐसी रेज लाइक स्ट्रक्चर बनती है। ये जो यहां पर ऐसी रेज लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इन्हीं रेस को कहा जाता है एस्ट्रल रेस। रेस का नाम एस्ट्रल रेस। ये एस्ट्रल रेस कुछ और नहीं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से ही बनी होती है। मतलब यहां पर ऐसे ट्यूबुलिन प्रोटीन ट्यूबुलिन प्रोटीन ट्यूबुलिन प्रोटीन ऐसे जुड़ते जाएंगे और ट्यूबुलिन जुड़ने से ऐसे रेस निकलेगी। इन्हीं रेस को कहा जाता है एस्ट्रल रेस। सेम एज यहां पर भी ट्यूबुलिन प्रोटीन जुड़ते जाएंगे और ऐसे यहां पर रेस बनती जाएगी। ये एस्ट्रल रेस हो गई। अब बच्चों इन एस्ट्रल रेस में से कुछ एस्ट्रल रेस के साथ ट्यूबुलिन प्रोटीन लगातार जुड़ता जाता है। मतलब जैसे यहां ऐसे कंटिन्यूस ट्यूबुलिन प्रोटीन ऐसे जुड़ता जाएगा और ट्यूबुलिन प्रोटीन जुड़ता जाएगा तो धीरे धीरे यहां पर ऐसे फाइबर बनेगा। इन फाइबर को कह देंगे स्पिंडल फाइबर। मतलब कुछ एस्ट्रल रेस आगे की तरफ कंटिन्यू होती जाती हैं और वही स्पिंडल फाइबर बना लेती है। और ध्यान रखना, यहां पर इनको बनाने में जो प्रोटीन काम आया, नाम बोलो, ट्यूबुलिन प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां बच्चों ऐसे ट्यूबुलिन 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 प्रोटीन जुड़ते जाएंगे और ट्यूबुलिन जुड़ने की वजह से ही स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। एक बार फिर से हमने क्या सीखा? सेंट्रियोल है, रेज निकली, नाम बोलो, एस्ट्रल रेस। अब इन रेस में से कुछ रेस कंटिन्यू हो जाती है, वही स्पिंडल फाइबर बना लेती है। यहां पर आपको 3 चीजें एक साथ दिख रही है, सेंट्रियोल भी है, एस्ट्रल रेस भी है, स्पिंडल फाइबर्स भी है। इन तीनों को ही कंबाइन करके नाम दिया जाता है माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस। माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस में कितने कंपोनेंट हो गए? 3। कौन कौन से? सेंट्रियोल, एस्ट्रल रेस और स्पिंडल फाइबर। और तीनों को कंबाइन करके माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस। अब बच्चों यहां पर सेंट्रियोल के साथ एस्टर का जुड़ना, एस्टर से स्पिंडल का जुड़ना, इन सब का आपस में जुड़कर ऐसे असेंबल होना, यह प्रोफेज में होता है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस की असेंबली कहां होती है? तो इनकी असेंबली प्रोफेज में हो जाती है, प्रोफेज में असेंबल होना शुरू हो जाते हैं। अब क्या होगा, ये जो बच्चों एस्ट्रल रेस धीरे धीरे और बढ़ेगी। इससे बच्चों ये सेंट्रियोल यहां जाएगा, मतलब इन एरिया को कहते हैं पोल। स्पिंडल फाइबर धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे और जैसे जैसे स्पिंडल फाइबर बड़े होते जाएंगे, ये सेंट्रियोल इस पोल की तरफ और इधर के सेंट्रियोल इस पोल की तरफ जाएंगे।
मतलब सेंट्रियोल मूव्स टू पोल, तो सेंट्रियोल पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते। किसमें? प्रोफेज में। तो प्रोफेज में ही सेंट्रियोल ऐसे पोल की तरफ मूव करना चालू कर देते हैं। इसे बच्चों आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे यहां पर ये बच्चों यहां सेंट्रियोल पोल पे चले गए। क्यों? क्योंकि स्पिंडल फाइबर बड़े हो गए। आप देख भी रहे, यहां स्पिंडल फाइबर छोटे थे, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, जैसे जैसे स्पिंडल फाइबर बड़े होते गए, इन सेंट्रियोल को जहां पहुंचा दिया, इस एरिया का नाम पोल, और इसको भी हम कह देंगे पोल। तो सेंट्रियोल धीरे धीरे पोल की तरफ मूव करते हैं। कौन सी फेज में? तो प्रोफेज के अंदर। मैंने अभी आपको दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट समझाई। प्रोफेज में एक तो कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, माइटोटिक स्पिंडल की असेंबली हो गई, और साथ ही साथ सेंट्रियोल पोल की तरफ जा रहे। एक खास बात हो, यहां पर बच्चों आप देखोगे तो यहां पर आप लोगों को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही होगी, धीरे धीरे ऐसे टूटती हुई नजर आ रही होगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ यहां पर आपको न्यूक्लियोलस दिखाई दे रही है, तो यहां न्यूक्लियोलस दिख नहीं रही, मतलब न्यूक्लियोलस भी गायब हो जाती है। और ये जो न्यूक्लियोलस है, ये बच्चों क्रोमोसोम का एक छोटा सा पार्ट बना लेती है, जिसको हम कह देते हैं NOR, मतलब न्यूक्लियोलस NOR में कन्वर्ट हो जाती है। साथ ही साथ ये जो बच्चों ER गोल्जी बॉडी है, ये भी ऐसे टूटने लग जाती है। ER गोल्जी बॉडी ऐसे टूटकर धीरे धीरे वेसाइकल में कन्वर्ट हो जाती है। थोड़े टाइम बाद आप देखोगे तो ये ER गोल्जी बॉडी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ER गोल्जी बॉडी वेसाइकल में कन्वर्ट हो जाती है। माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं नजर ही नहीं आती है। तो यहां पर चार मेन चीजें डिसअपियर हुई। कौन कौन सी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाती है, ER एंड गोल्जी बॉडी ये भी बच्चों डिसअपियर हो जाती है। हां, माइटोकॉन्ड्रिया डिसअपियर नहीं होंगे, उनको देखना चाहे तो दिख सकते हैं, हां, लेकिन ये चार चीजें आपको दिखाई नहीं देगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ER, गोल्जी बॉडी, ये चारों चीजें फाइनली डिसअपियर हो जाती है। तो प्रोफेज में ये भी आप ध्यान रखिएगा। एक खास बात, यहां बच्चों आपको ऐसे एस्टरेज दिख रही है। अगर किसी सेल में, जैसे हम एनिमल की बात करें, एनिमल में सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल है तो वहां पर एस्टरेज दिखेगी। अगर किसी सेल में से एस्टरेज दिखती है तो ऐसे डिवीजन को एस्ट्रल या एम्फीएस्ट्रल डिवीजन कहते हैं। अच्छा, एस्टरेज दिख रही है तो इसीलिए इसको एस्ट्रल या एम्फीएस्ट्रल डिवीजन कहते हैं। लेकिन अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में बात ध्यान रखना, वहां सेंट्रियोल होता ही नहीं। प्लांट में सेंट्रियोल नहीं होता, तो वहां पर एस्टरेज का फॉर्मेशन नहीं होता। तो प्लांट में जो डिवीजन होता है उसको एन एस्ट्रल डिवीजन कहते हैं। यहां एस्टरेज बनी तो एस्ट्रल है, प्लांट के डिवीजन को एन एस्ट्रल डिवीजन कहेंगे, क्योंकि वहां सेंट्रियोल नहीं है, एस्टरेज नहीं बनती। फिर बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि प्लांट में फिर स्पिंडल फाइबर कहां जुड़ते होंगे? प्लांट के अंदर इन स्पिंडल फाइबर को जोड़ने के लिए एक दूसरी स्ट्रक्चर लगी होती है। यहां ऐसी दूसरी स्ट्रक्चर होती है, ये प्लांट की बात चल रही है। तो प्लांट में एक दूसरी स्ट्रक्चर लगी होती है जिसका नाम गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है, और यही गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स ऐसे स्पिंडल फाइबर को अटैच करती है। और याद रखना, एस्टरेज यहां नहीं बनती, और प्लांट में एस्टरेज नहीं बनती, इसीलिए इनके स्ट्रक्चर को कहेंगे हम एन एस्ट्रल डिवीजन। एक तरह का एन एस्ट्रल डिवीजन चलेगा, क्योंकि एस्टरेज फॉर्म नहीं हुई। जो बातें मैंने प्रोफेज में आपको समझाई, ये ध्यान रखना। अच्छा, क्वेश्चन बताइए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, इनका डिसअपियर होना प्रोफेज के स्टार्टिंग में होता है या एंड में? हां, प्रोफेज के एंड में, मतलब लेट प्रोफेज में ही होता है। क्लियर? तो हमने यहां पर चार मेन पॉइंट समझ लिए हैं। पहला हमने सीखा कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। दूसरा सीखा, हां, माइटोटिक स्पिंडल की असेंबली होती है, सेंट्रियोल का पोल पे जाना होता है, और साथ ही साथ ये चीजें डिसअपियर हो जाती है। जो बातें मैंने यहां पर आपको समझाई, क्लियर हुई सबको अच्छे से? अब इन्हीं बातों को हम ऐसे नोट भी कर सकते हैं। पहला, प्रोफेज माइटोसिस की फर्स्ट स्टेज है। कंडेंसेशन यहां पर स्टार्ट हो जाता है, क्रोमोसोम बनना शुरू हो जाता है। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखिए, क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटेंजल्ड। अनटेंगल का मतलब सुलझने लगते हैं, मतलब वो जो थ्रेड थे, उलझे हुए थे, क्रोमोसोम बन गए, अच्छे से दिख रहे हैं, सुलझने लग जाते हैं। तो क्रोमोसोमल मटेरियल मतलब क्रोमेटिन सुलझने लगते हैं और इनसे क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो अनटेंजल का मतलब सुलझना, तो क्रोमेटिन मटेरियल सुलझकर क्रोमोसोम बनना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर? और हमने क्या सीखा? माइटोटिक स्पिंडल की असेंबली हो जाती है। और क्या सीखा? सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं, और साथ ही साथ ये चीजें यहां पर फाइनली डिसअपियर हो जाती है। तो ये हमने प्रोफेज की सारी बातें यहां पर क्लियर कर ली है।